जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपेश भट्ट एंड वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। साइलेंट फीचर्स हमने एक लेक्चर, उसका एक पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, सेकंड पार्ट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिक फीचर्स की बात हो रही है। कुछ फीचर्स के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरोड है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बात हम कुछ थोड़ी कर चुके हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। वही बात हो रही है कि यूनिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूएशन में चलते हैं। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सिंथेसिस मतलब मिक्सचर। तो पार्लियामेंट सोवरेन है, सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट टू टेक अवर ओन डिसीजन। तो सोवरेन है पार्लियामेंट और जुडिशरी है सुप्रीम, ठीक है। तो ये हमने सिस्टम हमने फॉलो किया है कि हमारी पार्लियामेंट सोवरेन रहेगी और जुडिशियल सुप्रीम रहेगी। तो पार्लियामेंट सोवरेनिटी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि जब सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ली है। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो टोटली सोवरेन है, एक्सट्रीमली सोवरेन है, उधर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम, वो सोवरेन है वहाँ उस लेवल तक जहाँ तक जुडिशरी उसके बाद रोल प्ले करती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री लॉज रिमेन्स लार्जली अनचेंज्ड। ये ये सोवरेनिटी हमारे यहाँ फॉलो होती है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया तो लार्जली अनचेंज रहेंगे अगर उसे जुडिशरी ने पास कर दिया तो, ठीक है। लेकिन जुडिशरी सुप्रीम है, ठीक है। ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, ठीक है, वो पावर हमने ली है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशरी एंजॉय वास्ट पावर टू रिव्यू लॉज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अभी इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। ये आर्टिकल 19 आर्टिकल 14 में हम इन डेप्थ इन डिटेल हम ऑलरेडी देखने वाले हैं, ठीक है। अभी बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमने ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, और उसके बाद जुडिशरी है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सिचुएशन है वो सुप्रीम है, वो पार्लियामेंट के लॉ जो बनाएगी उसको देख सकती है, ठीक है, और उसके बाद वो पास कर देगी और वो लॉ एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ मिक्स ऑफ दीज वेयर पार्लियामेंट्री लॉ कैन बी चैलेंज्ड इन द जुडिशरी। पार्लियामेंट्री लॉ को चैलेंज कर सकते हैं जुडिशरी में, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे यहाँ है। जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं आर्टिकल 13, 226 या 32, इधर से पावर मिलती है जुडिशरी को, ठीक है। आर्टिकल 13, 32 एंड 226 ये आगे हम ऑलरेडी देखने वाले हैं अच्छे से इन डेप्थ डिटेल में, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम हमने लिया है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब एक सुप्रीम कोर्ट है रहेगा, इसके नीचे हाई कोर्ट रहेगा, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, इसके नीचे अदर कोर्ट्स रहेंगे, लोक अदालत और ये अदर कोर्ट्स रहेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर रहेगा पूरा कि आप लोअर कोर्ट से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, इसके बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, और इसके वर्डिक्ट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर यूएस में नहीं फॉलो होता है। यूएस में जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो हाई कोर्ट जो स्टेट का है वो सुप्रीम कोर्ट है स्टेट के लॉस के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब हाई कोर्ट जो है वो अपने स्पीयर में जो स्टेट के लॉज हैं इसमें सबसे बड़ा कोर्ट है। इसके डिसीजन देने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट सेंटर स्टेट का सुप्रीम कोर्ट है, मतलब स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उनका वो सेंटर का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, और दोनों में इंटीग्रेशन नहीं है। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जुडिशरी
अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई दबाव नहीं है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव जैसे गवर्नमेंट है, इनका कोई दबाव नहीं है जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। अब इसको इंडिपेंडेंट देने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हमने फॉलो किए हैं, ठीक है, वो सब प्रोविजंस की बात करते हैं। पहली बात, इंडियन जुडिशरी इज बोथ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड कैसे, a hierarchy with supreme court at the top, followed by high court, then district court and other courts. This single system of court enforce both central and state law, ठीक है, यही हमने यहाँ पे समझा है, ठीक है। और इंडिपेंडेंस कैसे है सुप्रीम कोर्ट की या फिर जुडिशरी की, सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करते हैं हम, ठीक है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है या फिर लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है, ये दोनों सेपरेट है, इनका एक फंक्शन एक ही इंसान नहीं कर सकता, तो सेपरेशन ऑफ पावर की फॉलो करते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। या फिर अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग मेड बाय द जुडिशरी इटसेल्फ, अगर एक जुडिशरी का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कर सकती तो उसको वो इंडिपेंडेंट नहीं रहने देती, क्योंकि वो उस इंसान को अपॉइंट करती जो उसके इन्फ्लुएंस में काम करे, ठीक है। तो अब जुडिशरी अपने अपॉइंटमेंट अगर खुद कर सकती है तो वो इंडिपेंडेंट रह सकती है, ठीक है। तो ये प्रोविजन हमने फॉलो किया। फिर सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होंगे सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस, और इन एक्सपेंसेस को कम नहीं किया जा सकता, उन पे वोट नहीं किया जा सकता, इन पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को आपको प्रेशराइज करना है तो आप उनकी सैलरी कम कर सकते थे, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ऐसा प्रोविजन ही नहीं रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किया जाता है और जिस पे वोट नहीं किया जा सकता। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद अगर किसी को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाएं तो हो सकता है रिटायरमेंट से पहले वो आपके फेवर में काम करे, तो अगर हम प्रैक्टिस को ही बैन कर देंगे रिटायरमेंट के बाद तो वो उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहेगी, कि वो पोस्ट की इंडिपेंडेंस बनी रहेगी, इसीलिए हमने प्रोविज़न रखा है कि प्रैक्टिस जो आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज कोई और पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, गवर्नमेंट पोस्ट पे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फिक्स सर्विस कंडीशन, तो एक फिक्स्ड कंडीशन है वही रहेगी, आपके बनने के बाद या जुडिशरी में आने के बाद आपकी जो सर्विस कंडीशन है उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर कम या ज़्यादा किया जाएगा तो आपको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो जुडिशरी इन्फ्लुएंस ना हो सके, इंडिपेंडेंट रहे, इसीलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि 65 साल तक आप जज रहेंगे, ठीक है। यह सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि आपको टेन्योर को कम नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और सर्विस कंडीशन को भी चेंज नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा। डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ जज इज प्रोहिबिटेड इन लेजिस्लेचर, तो कोई भी लेजिस्लेचर या फिर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर किसी का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा, जजेस का कैसा कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, उस पर डिस्कशन भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है ताकि इन्फ्लुएंस ना किया जा सके जुडिशरी को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है ऐसे, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इस तरीके से, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फंडामेंटल हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ना। जुडिशरी कहाँ से लिया है ये आप कमेंट में बताएंगे कि हमने जुडिशरी का प्रोविजन कहाँ से लिया है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है और जुडिशरी कहाँ से लिया है, दोनों अलग अलग चीज़ें, बताइए। अभी हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 में डिस्कस किया गया है, हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, उनमें से जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है, और ये 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ये मेजर ब्रैकेट्स हैं, इसमें आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 14 to 32, ये मेजरली फंडामेंटल राइट डिस्कस किए जाते हैं इन 6 ब्रैकेट्स में, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करते हैं आर्टिकल 14 to 18, ठीक है, कि देयर विल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 बोलता है ना। देयर विल बी नो टाइटल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, है ना, इस तरह के आर्टिकल, देयर विल बी नो अनटचेबिलिटी, ऐसे इक्वालिटी की बात करता है ये सारे आर्टिकल। फिर राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्या बोलते हैं, फिर जैसे क्रिमिनल लॉज में क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है,
ये इन सब की बात करते हैं। तो फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, आर्टिकल 19 बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये सब फ्रीडम्स की बात करते हैं। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी इंसान का एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके, जैसे चाइल्ड लेबर, है ना, आर्टिकल 24 बात करता है, ठीक है। और सेलिंग सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, बाय एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, स्पेशली वुमेन के अगेंस्ट। तो इस तरीके एक्सप्लॉइटेशन को भी रोकने के लिए आर्टिकल 23 को लाया गया, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे कि आप सभी को पता ही है, प्रीवियस हम लेक्चर्स में डिस्कस कर ही चुके हैं कि इंडिया से ही 2-3 रिलीजन ओरिजिनेट हुए हैं, और सबसे डाइवर्स कंट्री, सबसे मल्टी कल्चरल एंड रिच रिलीजियस कंट्री है ना। तो सारे रिलीजन को इक्वालिटी देने के लिए हमने ये राइट्स लेके आए हैं, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, ठीक है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कल्चरल माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इनको रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इन सबको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, उनको कैसे राइट्स हैं, राइट टू प्रॉपर्टी है, अपने उनके खुद के अफेयर्स चलाने के लिए, मैनेज देयर ओन अफेयर्स, इसका उनको फ्रीडम है। तो इधर की ये बात हम यहाँ करते हैं। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कोर ऑफ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था इसको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कि ये सब राइट्स जब जाते हैं तो कौन सा राइट है जो इम्पोर्टेंट है, जो इनको सेव करता है, सेव गार्ड करता है। जब ये इनमें से कोई भी वायलेट होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, बेस्ड ऑन आर्टिकल ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। यहाँ पे हमें 5 रेट्स मिलती हैं। रेट्स हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अभी देखा था। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक राइट है आर्टिकल 31 के अंडर, जो कि डिलीट कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इसके साथ साथ 19(1)(f) को भी डिलीट किया गया है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, और आज की डेट में ये लीगल राइट है 300A के अंडर, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल मतलब इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, इनको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर इनको वायलेशन होगा तो इन राइट्स के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में रिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, PIL डाल सकते हैं। तो इज जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, ये बात सही है। आगे हम जब फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल देखेंगे कि कैसे वो नॉट एब्सोल्यूट है, क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन अभी हमें ये पता चल गया कि फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया गया है US के कॉन्स्टिट्यूशन से, और वो किस तरीके के हैं ये बेसिक हमें अब समझ में आ गया है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे डायरेक्टिव्स, ठीक है, जो हमने फॉलो कर रहे हैं, DPSP इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, DPSP, ठीक है। डायरेक्टिव्स जो कि फॉलो करना है, डायरेक्शन देते हैं। प्रिंसिपल्स, लॉज, ऐसे लॉज या प्रिंसिपल्स जिनको माइंड में रखते हुए हमें स्टेट की पॉलिसी बनानी है, ठीक है। स्टेट को डायरेक्ट करने वाले प्रिंसिपल्स, कि स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कोई स्टेट की गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, इनको जब लेजिस्लेट करना है, नागरिकों के लिए जब कानून बनाने हैं, तो क्या चीज़ माइंड में रखना चाहिए और लॉ बनाने चाहिए, उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 4 है। आर्टिकल कहाँ है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के बाद वाले आर्टिकल, आर्टिकल 36 to 51 बात करते हैं DPSP की। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। पार्ट 4 एनोमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, 3 तरीके से इन पूरे आर्टिकल को क्लासिफाई किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ऐसे प्रोविजन जो कि सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, सोशलिक कैरेक्टर ऑफ कंट्री को अपलिफ्ट करते हैं, डाउन ट्रॉटन को ऊपर उठाने की बात करते हैं, बैकवर्ड लोगों को ऊपर उठाने की, इक्वालिटी देने की बात करते हैं,
उनको उन प्रोविजंस को सोशलिस्ट बोलते हैं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, आर्टिकल 39D, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सोशलिस्ट कैरेक्टर का। फिर गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करने वाले कुछ आर्टिकल, जैसे गांधी जी बोलते थे कि विलेज को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, पंचायत को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तो उन फिलॉसफी को फॉलो करते हुए आर्टिकल 40 हमने रखा है, ठीक है। आर्टिकल 47 रखा है कि बैन ऑन इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स वगैरह को बैन करना चाहिए, ये भी उन्हीं की फिलॉसफी थी। तो इस तरीके से उनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए, गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो करते हुए कुछ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कुछ हैं, जैसे लिबरल क्या है, जो ऑर्थोडॉक्स ना हो के लिबरल माइंडसेट के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस मॉडर्न फिलॉसफी को फॉलो करते हुए, इस मॉडर्न विचारधारा को फॉलो करते हुए कुछ लोग जो आर्टिकल हमने कुछ फॉलो किए, ठीक है। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल जैसे आर्टिकल 44 कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी इन सिविल लॉज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, इस तरीके से। जैसे आर्टिकल 48, आर्टिकल 49 के मॉन्यूमेंट्स वगैरह इन सबको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, ये सब आर्टिकल हम आगे डीपीएसपी में इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि डीपीएसपी क्या होता है, कहाँ से लिया गया है और क्यों डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और इनका नेचर क्या होता है, नॉन जस्टिसिएबल नेचर है कि जज के पास जाके आप इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते अगर किसी ने इसको फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है नॉन जस्टिसिएबल। आर्टिकल 37 ये बोलता है, आर्टिकल 37, ठीक है, कि कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स क्या स्टेट कर रहा है, इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन द मेकिंग ऑफ लॉ, के ड्यूटी ऑफ द स्टेट की ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जब भी वो अपना जो भी लॉज बना रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 37 ये बात भी करता है, आर्टिकल 37 ये हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। और मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। जब भी कोई लॉ बनाया जा रहा है तो उसको ये माइंड में रख के बनाना चाहिए कि फंडामेंटल राइट को भी अवरेज ना करे, वायलेट ना करे, और ना ही डीपीएसपी को वायलेट करे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, एज ए सिटीजन हम कुछ राइट्स एंजॉय करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं टूवर्ड्स द कंट्री, टूवर्ड्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन ड्यूटीज़ को हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट राइटर्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स के द्वारा ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं था, बाद में जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 1976 एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी। सोरेन सिंह कमेटी ने 10 रिकमेंडेशन दी थी, सेम एज इट इज़ 10 रिकमेंडेशन को हमने नहीं फॉलो किया, थोड़ा सा चेंज करके 2-3 रिकमेंडेशन को ड्रॉप करके 2-3 रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऐड करके नई ड्यूटीज़ बनाई हैं, ठीक है। और लास्ट में जो 51A के टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं, 10 ड्यूटीज़ हमने स्वरण सिंह कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे डाली थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और 11th जो ड्यूटी है वो हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद डाली है, जो कि बोलता है कि बिलो 14 ईयर्स के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ये ड्यूटी है पेरेंट्स की, वार्ड्स की, पेरेंट्स की, गार्जियंस की, अपने वार्ड्स को जो कि बच्चे हैं उनको भेजना चाहिए। तो ये बात हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से की थी, ठीक है। और इस तरीके कुछ बहुत सारी ड्यूटीज़ इस आर्टिकल के अंडर दी गई हैं। आर्टिकल 51 ए
ये होता है जब भी ऐसे कैपिटल लेटर्स लगे हैं मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। और इसका इसका जो पार्ट है 4A, ABCDEFGHI के इस तरीके से 11 ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ अपन देख लेते हैं कि पहली 8 जो ड्यूटी है वो ये कहती है कि रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनको रिस्पेक्ट करो। ठीक है, दूसरी बी ड्यूटी है, ये बोलती है कि चेरिश द आइडियल्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, जो भी आइडियल्स हमने फॉलो किए थे इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के बीच में, उन सब आइडियल्स को चेरिश करो और रिस्पेक्ट करो। अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, ये सी से जोड़ा गया है, मतलब सी 51A सी से बताता है ये बात। फिर डिफेंड द कंट्री व्हेन रेंडर्ड नेशनल सर्विस, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि नेशनल सर्विस की ज़रूरत हो तो अपनी कंट्री को डिफेंड करो। ठीक है, फिर ई, प्रमोट हार्मनी, ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, तो ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड को फॉलो करो। ठीक है, और ऐसा कोई भी काम मत करो जो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो ये ई में बोलते हैं। फिर एफ में बोलता है कि प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कल्चर। ठीक है, जी बोलता है कि प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, एच बोलता है साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करो, HI सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जे बोलता है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर, और के बोलता है 86th अमेंडमेंट एक्ट वाला, एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, इनका भी नेचर नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट्स। ठीक है, सेक्युलर स्टेट, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। सेक्युलरिटी मतलब क्या है कि इंडिया एज अ नेशन डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, ये सेक्युलरिटी का मतलब है कि हमारा कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे वेस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जो क्रिश्चियन है, हमारी बगल की पड़ोसी कंट्री है वो इस्लामिक कंट्री है जैसे पाकिस्तान। वैसे हम किसी भी रिलीजन को एज ए ऑफिशियल रिलीजन अपना डिक्लेयर नहीं करते, हम सारे रिलीजन को इक्वालिटी देते हैं, सबको बराबरी देते हैं। लेकिन ये सेक्युलर जो सिचुएशन है हमारी, ये पॉजिटिव सेक्युलरिटी है। वेस्ट की जो सेक्युलरिटी है वो नेगेटिव सेक्युलरिटी है। क्यों, कैसे ये डिफरेंस क्रिएट हुआ? पॉजिटिव सेक्युलरिटी और नेगेटिव सेक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव सेक्युलरिटी मतलब है कि सपोर्ट करेंगे हम हर एक रिलीजन को, सपोर्ट टू ऑल रिलीजन इक्वली। ठीक है, सारे रिलीजन को इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे। हमारा कोई पर्सनल रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन हम सब रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव जो सेक्युलरिज्म है जो वेस्ट फॉलो करता है उसमें है कि डाइवोर्स है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। मतलब देयर विल बी नो इंटरफेरेंस फ्रॉम रिलीजन इन स्टेट मैटर्स, के स्टेट के मैटर में कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता, या फिर स्टेट किसी भी रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, भले ही वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो या चाहे जो भी हो। यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी मिलेगी सबको, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, सेक्युलर टर्म अडॉप्टेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इससे 3 टर्म्स हमने जोड़ी गई थी, सेक्युलर, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये 3 टर्म्स हमने जोड़ी थी। प्रोविजन फॉर सेक्युलरिज्म, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आर्टिकल्स हैं जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं और बताते हैं कि हाँ हमारा कंट्री सेक्युलर है। भले ही हमने टर्म 76 में जोड़ी, लेकिन ये हमारे ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ने लिखे हुए थे। स्पेशली आर्टिकल फ्रीडम टू रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, ये बताता है कि हम सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष
कंट्री है। और राइट टू कंजर्व कल्चरल एंड एस्टेब्लिश्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 29 एंड 30, ये सारे प्रोविजंस इस तरफ दिखाते हैं कि हमारा कंट्री सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। आर्टिकल 14 भी ये दिखाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक इंसान इक्वल है लॉ के सामने, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आता है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 बोलता है देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन सब बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और उसी में रिलीजन भी एक टर्म है, तो रिलीजन के बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये भी सेक्युलरिटी दिखाता है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन एम्प्लॉयमेंट, ये भी आर्टिकल 16 बोलता है। तो इसमें भी रिलीजन टर्म है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए रिलीजन के बेसिस पे। तो ये सब टर्म्स कहीं ना कहीं हमारे सेक्युलर स्टेट की तरफ दिखाता है, और ये सब प्रोविजन हमने सेक्युलरिटी को प्रमोट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और बचे हैं जो कि यूनिक, अब हमारे यूनिक सेलिएंट फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।